तालियां। ये वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ILSS अश्विनी हॉस्पिटल के डॉक्टर तनुज पॉल भाटिया और डॉक्टर सुमित। आप दोनों भी सर आइए। दोनों डॉक्टर साहब, अस्पताल हो, फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, जो अपने अपने तरीके से देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, इनका भी सम्मान बहुत ज़रूरी है। और फूलचंद शर्मा जी। थैंक यू प्रिया। तो हम बात करें इमर्जिंग फरीदाबाद की, उभरता फरीदाबाद। वाकई में दिल्ली एनसीआर से सटा ये जिला है और हरियाणा का महत्वपूर्ण जिला भी है। तो तमाम सेक्टर के लोगों से हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि वाकई में फरीदाबाद में कितना विकास हुआ, फरीदाबाद के मुद्दे क्या हैं, हेल्थ सेक्टर पर कितना काम हुआ, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी कहलाती थी। कभी कहा जाता में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस जिले से जाता था, लेकिन अब स्थिति क्या है? अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हेल्थ सेक्टर से डॉक्टर तनुज पॉल भाटिया जी हैं, चेयरमैन है। आपको बता दें ILSS अश्विनी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, ILSS अश्विनी हॉस्पिटल, अश्विनी हॉस्पिटल एक पुराना नाम, उसके साथ आपने ILSS को जोड़ा, क्या लक्ष्य लेकर चले आप? जी, कई साल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करके हमने लेज़र टेक्निक की मास्टरी करी। जो हमने सीखा, फिर हमने बहुत पेशेंट्स को उसका बेनिफिट दिया और बियॉन्ड अ पॉइंट लगने लगा कि जो पेशेंट इलेक्टिव सर्जरी के लिए आ रहा है, जिसको पता है मेरा डायग्नोसिस ये है, वो समझे कि मेरा क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और वो आए, ऑपरेट हो, अगले दिन घर जाए। तो आइडिया ये था कि एक छोटे सेटअप में एक कंफर्ट के साथ हैसल फ्री केयर दी जाए। इसीलिए हमने कॉर्पोरेट से निकल के अश्विनी हॉस्पिटल, जो एक बहुत पुराना नाम है फरीदाबाद में, हमने उसको टेक ओवर किया और उसको डेवलप किया ILSS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लेज़र एंड स्टोन सर्जरी में। अब मैं काफ़ी सालों से लेज़र सर्जरीज करता आया हूँ, तो क्योंकि वो हमारा कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमने नॉर्थ इंडिया की पहली 150 वॉट की लेज़र जर्मनी से इम्पोर्ट कराई और ये इंडिया की सेकेंड लेज़र थी। तो पर्पस ये था कि एक अच्छी वॉटेज वाली अच्छी टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट को बेनिफिट पास कर सकें, कि हम बेस्ट सर्विसेज ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में, ना सिर्फ हैसल फ्री केयर के रूप में, और बहुत ही एम्पैथेटिक वे में यहाँ पे ऑफर कर सकें। जैसा कि हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में देखते थे कि पहली बात तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन फीस भी ज़्यादा होती है, ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव है। बियॉन्ड दैट ज़्यादातर आपको काउंटर टू काउंटर जाना पड़ता है। आप पहले एक जगह जाके रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगते हो, फिर आप जाके BP की लाइन में लगते हो, BP चेक कराने की, फिर आप डॉक्टर के रूम के बाहर, ज़्यादातर बैठने की जगह भी नहीं होती है, लाइन में लगे होते हो, और फिर आप किसी तरह दिखाते हो, फिर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग काउंटर पे और लाइंस में लगते हो। तो एक रिलेटिवली स्मॉलर येट इफेक्टिव सेटअप में हमने सिंगल काउंटर रखा। आपका एडमिशन भी उसी काउंटर पे होगा और डिस्चार्ज भी उसी काउंटर पे होगा, और क्योंकि बाकी जनरल स्पेशलिटी इतने नहीं आते तो भीड़ भी नहीं लगती, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। जो पेशेंट OPD में भी आते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेके आते हैं, ज़्यादातर उनको पता होता है कि इस टाइम डॉक्टर मिलेंगे, और ज़्यादातर बहुत लंबा वेटिंग टाइम नहीं होता। और क्योंकि उतनी भीड़ नहीं होती, हम पेशेंट को काफ़ी टाइम भी दे पाते हैं। जनरली आराम से 15 से 20 मिनट हम एक पेशेंट को OPD में दे पाते हैं, जो कि हमारे लिए, चाहे हम गवर्नमेंट सेटअप में तो इम्पॉसिबल है इतना टाइम देना, और कॉर्पोरेट में भी चैलेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रश एट टाइम्स। डॉक्टर भाटिया साहब, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम दिल्ली NCR में बैठे हुए हैं और फरीदाबाद दिल्ली से सटा अपना जिला है। अगर आप सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, तो आप कितना बदलाव देखते हैं इन 10 सालों के अंदर? आपको लगा कि बदलाव हुआ, या आपको लग रहा है वही स्थिति जस की तस है, या कि अब क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का भी दौर आ गया है? सर, हेल्थ केयर में आई थिंक हम लोग फोर फ्रंट पे हैं। मतलब मैं इंडिया की बात करूं, NCR की बात करूं या फरीदाबाद की बात करूं, हम लोग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे पेशेंट को ऑफर कर पा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं एक और NCR के एरिया को बिलोंग करता हूँ जहाँ अभी भी हेल्थ केयर उतना डेवलप नहीं हो पाया, बट आई मूव टू फरीदाबाद क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम पे वहाँ सुपर स्पेशलिटी के लिए मतलब एक भी यूरोलॉजिस्ट नहीं था। अब जाके 2 साल पहले पहला यूरोलॉजिस्ट आया उस एरिया में। तो यहाँ पे एटलीस्ट चीज़ें डेवलप हो रही थी,
और अब आप जानते हैं कि फरीदाबाद में एक से एक हॉस्पिटल डेवलप हो गए हैं, और जब कॉरपोरेट्स और इवन एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट यहीं बना, अब टाइम आ गया है कि केयर को जो एक कंफर्ट दिया जाए, और इसीलिए सिंगल स्पेशलिटी या सिंगल सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स आर कमिंग अप, एंड सम ऑफ दीज हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। जो हम देखते थे कैश पेशेंट, आज भी बहुत कैश का पेशेंट है जिसके पास ना तो कोई इंश्योरेंस है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं या कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो अभी भी आयुष्मान जैसी स्कीम्स में भी कवर नहीं होती। तो वो पेशेंट के पास पहले ऑप्शन नहीं था, कॉर्पोरेट जाने में वो डरता था, उसको लगता था बहुत खर्चा हो जाएगा, ज़्यादातर वो किसी नर्सिंग होम में एंडअप करता था जहाँ कोई आएगा ऑपरेट करेगा चला जाएगा, कोई जवाबदारी फिक्स नहीं होती थी। तो अब क्या है, हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं, मतलब जहाँ अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट में प्रॉब्ली मेरे 10% पेशेंट ऐसे होते थे जो कैश के पेशेंट होते थे, जो खुद पैसा दे के इलाज कराते थे। यहाँ पे आज की डेट में 50% से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम वो बेनिफिट दे पाते हैं, क्योंकि फिर हम एक सब्सिडाइज और एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे भी कर पाते हैं। पहले जो जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती थी उसको ज़्यादातर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाना है तो फरीदाबाद में यूरोलॉजिस्ट आर नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नहीं अवेलेबल हैं, तो उसको दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली जाके भी वो सफदरजंग जाएगा या आरएमएल जाएगा या एम्स जाएगा, सर महीनों की नहीं सालों की वेटिंग लिस्ट है वहाँ सर्जरीज के लिए। तो आज भी सुपर स्पेशलिटी केयर इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये गैप देखा कि ये पेशेंट्स बेचारे, मतलब बुरा लगा कि ये हम तक नहीं पहुंच पाते थे। शायद आ जाते तो हम लोग भी, मैनेजमेंट हमारी बहुत सपोर्टिव रहती है, ज़्यादातर जहाँ मैं था वो भी सपोर्टिव थे, हम कर पाते शायद एक रीजनेबल केयर ऑफर, बट वो बेचारे आते ही नहीं थे इस डर से कि यहाँ मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। जी डॉक्टर तनुज, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप यूरोलॉजिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि आजकल क्योंकि अगर आप टॉप के डॉक्टरों में यूरोलॉजिस्ट में फरीदाबाद में ढूंढते तो आपका नाम भी आता है, और उसमें आप किस तरह के पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अब तो देखिए आजकल बहुत सारी प्रोस्टेट वाला दिक्कत आ जाती है, कैंसर तक हो रहा है, और खासकर युवा पीढ़ी भी इस पे चपेट में आ रही है। तो कैसे कैसे आप केसेस को देखते हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं आपके अस्पताल में जो लोग आपसे जुड़े? सर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप भी जानते हैं हर दूसरे तीसरे आदमी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है इस एरिया में। फरीदाबाद इस रीजन में आता है जिसको कि स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया एंड स्टोन बेल्ट ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि इस एरिया में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा होते हैं, और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करते हैं, तो इसलिए पेशेंट्स यूरोलॉजी में काफ़ी आते हैं। सिमिलरली एज के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। 50 साल की एज में 50% लोगों को होगा, 90 ईयर्स की एज में 90% लोगों को होगा। तो एज के साथ वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, और अब हम यंगर एज ग्रुप में भी देख रहे हैं। बहुत कॉमनली हम 40-45 साल के भी मेल्स देख रहे हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो थोड़ा सा बढ़ के भी दिक्कत करता है, किसी किसी में ज़्यादा भी बढ़ जाता है। अगेन एक चीज़ मैं और स्ट्रेस करना चाहूँगा, पेशेंट क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज़ देखते रहते हैं। हम लोग साइज़ को ट्रीट करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग जो वो दिक्कत कर रहा है, सिम्टम्स कर रहा है, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास, जैसा मैंने कहा, जो लेज़र है 150 वॉट की जर्मन लेज़र है, जेना सर्जिकल, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और उससे हम बहुत एडवांस ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइज़ के प्रोस्टेट, जैसे हमने यहाँ पे, हमारे पास पेशेंट आगरा से आया, 350 ग्राम का प्रोस्टेट था, हमने उसको ट्रीट किया है। 200-250 ग्राम के तो हम रूटीन में यहाँ पे करते हैं, और ये सारी सर्जरीज ज़्यादातर हम 1 घंटे से कम में कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, क्योंकि ये पेशेंट्स में सिर्फ साइज़ बड़ा नहीं होता, ये ओल्ड एज पेशेंट होते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी का इशू है, शुगर ऊपर नीचे होती है। तो जब आप जल्दी सर्जरी कर पाते हो, पेशेंट का एनेस्थीसिया टाइम कम होता है, उसको ट्रॉमा कम होता है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है, उसकी ब्लीडिंग कम होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अगले दिन घर जा पाता है। यहाँ तक हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जिनको डिमेंशिया मतलब वो भूल जाते हैं वो कहाँ है। तो कुछ पेशेंट बहुत एंक्शियस होते हैं, तो फैमिली ने रिक्वेस्ट करी, सर ये उठेंगे, और अगर इन्हें लगा कि ये घर पे नहीं कहीं और हैं तो ये बहुत विचलित हो जाएंगे। सेम डे भी हम 2 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर पाए हैं। जो मेरे ओल्डेस्ट पेशेंट हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया है वो 106 साल के थे। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप टेक्नोलॉजी लाते हो। और जो दूसरा स्पेक्ट्रम है, जो यंगर पेशेंट्स का, जो 40-45 साल के यंग पेशेंट्स हैं, इनमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये लोग सिर्फ प्रोस्टेट के पेशेंट नहीं है, ये सेक्सुअली भी एक्टिव हैं।
तो आज हमारे पास कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, यूरोलिफ्ट, आई10 रेज्यूम नाम से, मिस्ट बोलते हैं, मिस्ट सर्जरी, जिससे हम उनको ट्रीट भी कर पाते हैं और वो बहुत जल्दी ये डे केयर में हो जाती हैं। सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है, 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, 5 to 10 मिनट्स का, और पेशेंट नेक्स्ट डे से अपने काम पे वापस जा सकता है। तो ये एडवांटेज हम ILSS पे ऑफर करते हैं। इसमें भी हम इंडिया में वी हैव बीन लीडिंग। हम लोग बहुत सारे प्रोसीजर हमने इंडिया में सबसे पहले किए, जैसे रिज्यूम थेरेपी, जिसमें हम स्टीम इंजेक्ट करते हैं प्रोस्टेट के अंदर, वो नॉर्थ इंडिया का पहला केस हमने किया, इंडिया का 3rd केस हमने किया। इंटरनेशनल वर्कशॉप हमने ILSS में करी। जो यूरोलिफ्ट प्रोसीजर होता है उसका पहला कैथेटर फ्री, यानी कि कैथेटर ना लगाना पड़े, वो केस इंडिया का हमने किया। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम हर साल बाहर जाके देखते हैं इंटरनेशनली क्या नई चीज़ आ रही है, और यहाँ आकर जब वो अवेलेबल हो जाती है पेशेंट को वो बेनिफिट पास ऑन करने की चलिए कोशिश हम करते हैं। धीरे धीरे चर्चा के आखिरी पड़ाव पर एक दो और छोटे छोटे सवाल, क्योंकि हमारे बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी और बल्लभगढ़ के विधायक हैं मौजूदा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनुज, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप बहुत सारे अभियान भी चलाते हैं, नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, यानी आप तो यूरोलॉजिस्ट हैं, वो मुहिम क्यों चलाते हैं आप, वो क्यों? सर, पहली बात तो एज अ डॉक्टर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये सब करना, और साल में एक बार नवंबर जो होता है वो मेंस हेल्थ मंथ होता है, तो उसको मोवेम्बर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम मेंस हेल्थ की बात करते हैं। और हम एक बाइक रैली निकालते हैं हर साल, मेंस हेल्थ बाइक रैली। तो उसमें हमेशा हम एक एडिशनल मुहिम भी रखते हैं। जैसे एक साल हमने मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन की रखी, जो इंटरनेशनली भी थी, और एक साल में हमने नशा मुक्ति का किया, जो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस से भी रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने नशा मुक्ति का भी उसमें कॉज एड्रेस किया। तो इस रैली में बहुत सारे नौजवान आते हैं और ओल्ड एज बाइकर्स भी आते हैं, और हम प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस की परमिशन लेके हम फरीदाबाद में सुबह सुबह मेंस हेल्थ डे पे नवंबर के महीने में बाइक रैली करते हैं। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, मार्शल्स चलते हैं और स्पीचेस होती हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो कोशिश रहती है कि एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाए। चलिए एक दो और छोटे छोटे सवाल। डॉक्टर तनुज पॉल भाटिया को क्या डॉक्टर ही बनना था, या पेरेंट्स चाहते थे कि नहीं कुछ और करना है? सर, जब छोटा था तब तो पायलट बनना था। अच्छा। फिर मेरे फादर भी डॉक्टर थे, और हमारे यहाँ एक सर्जन आते थे जिनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ और ऐसे डिसाइड किया कि सर्जन बनना है। और मेरे जो प्रोफेसर थे, टीचर प्रोफेसर रॉय चली, ही इज़ नो मोर, वो एम्स के फर्स्ट बैच पास आउट थे, तो वो मेरे मेन इंस्पिरेशन हैं। और हम यहाँ पे काफ़ी फेलोशिप्स भी ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो उनके नाम पे मैं एक फेलोशिप रन करता हूँ, जिसमें देश विदेश से यूरोलॉजिस्ट आते हैं और हम ILSS में उनको ट्रेन करते हैं और बेटर लेज़र सर्जन बनने के लिए। हेल्थ को लेकर युवाओं को क्या संदेश देंगे हमारे मंच से? सर, हेल्थ को लेके जो मैंने आपको बताया कि यंगर एज में हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो पहले नहीं देखते थे, वो इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहले स्ट्रेस नहीं था, अब स्ट्रेस मिटिगेशन टेक्निक्स नहीं है, जॉइंट फैमिली में नहीं है, डेली मिलना जुलना कम है, एक्सरसाइज कम है, फिजिकल वर्कआउट हो ही नहीं रहा है, मेडिटेशन नहीं है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ टाइम अपने लिए निकालना, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो दिन में, उसमें आप मेडिटेशन करो, सिंपल वॉक करो, उसी से आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी, BP हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, सब नियंत्रित रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज हमारे साथ जुड़े, और आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे बात साझा की और अपने अस्पताल के बारे में बताया कि उसमें क्या खासियत और कैसे आपसे मरीज जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।